के मेरे भारत के कंठहार, तुझको शत शत वंदन बिहार। मेरे भारत के कंठहार, तुझको शत शत वंदन बिहार। तू वाल्मीकि की रामायण, महावीर का शांति मंत्र, तू नालंदा का ज्ञान दीप, तू ही अक्षत चंदन बिहार। तू है अशोक की धर्म ध्वजा, गुरु गोविंद की वाणी है। तू आर्यभट्ट, तू शेर शाह, तू कुंवर सिंह बलिदानी है। तू बापू की है कर्म भूमि, धरती का नंदन वन बिहार। तेरी गौरव गाथा अपूर्व, विश्व शांति का अग्रदूत। लौटेगा खोया स्वाभिमान, अब जाग चुके तेरे सपूत। अब तू माथे का विजय तिलक, तू आँखों का अंजन बिहार। शत शत वंदन बिहार, मेरे भारत के कंठहार। चार की प्रक्रिया समस्तीपुर चुनाव की बड़ी भूमिका है। आज के इस कार्यक्रम के आयोजन में अंगवस्त्रम प्रदान कर हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत कर रहे हैं कुणाल जी, चिंटू सिंह, रविन्द्रनाथ सिंह, चिंटू सिंह, जिन्होंने दिन रात प्रयास करके समस्तीपुर के सभी क्षेत्रों को नाप कर आज इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। रविन्द्रनाथ सिंह, चिंटू सिंह मिथिला की परंपरा के अनुसार ये मखान की माला प्रदान कर हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत कर रहे हैं, सम्मानित को सम्मानित कर रहे हैं, पाग और अंगवस्त्रम। इधर देखिए सर, इधर देखिए सर, देखिए सर इधर। इसके बाद कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित आदरणीय गौरी शंकर झा जी, राहुल जी, सादिक रहमान जी, चिट्टू जी, बनारसी ठाकुर जी, लेट्स इंस्पायर बिहार समस्तीपुर अध्याय से जुड़े युवा साथी मंजीत मिश्रा जी, नीरज जी, सात्विक सक्सेना जी, धीरज जी, विकास राही जी, जीके सुमन जी। कार्यक्रम में पूरे समस्तीपुर जिले के अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ उपस्थित हुए
सभी अग्रज बंधुओं, भगिनियों, उपस्थित युवा साथियों, लेट्स इंस्पायर बिहार, आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार। इसी वर्ष 22 मार्च बिहार दिवस के अवसर पर पहली बार सोशल मीडिया पर हैशटैग को साझा किया था और मन में क्या संकल्पना है इसको व्यक्त करने का प्रयास किया था। अगर बिजली आ जाएगी तो उसको बंद कर सकते हैं, आ जाती है। जनरेटर बंद करना लाइन आ गया। हाँ हो रहा है, लाइन आ गया, बंद करो। लाइट आएगी तो बंद कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो नहीं आने की बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बहुत सारे युवा साथी हैं। कुछ बच्चियों को मैंने सुना बहुत अच्छे से, उन लोगों ने बताया बिहार का इतिहास क्या था। बहुत सारी ऐसी बातें जो मैं लोगों के बीच में रखता रहता हूँ, उसको भी कुछ लोगों ने तो मुझसे भी अच्छे तरीके से आपके समक्ष प्रस्तुत किया, इसे देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। लेकिन जितने बच्चे हैं, जितने युवा हैं यहाँ पर, हम लोग बात कर रहे हैं प्रेरित करने की। प्रेरित करने की आवश्यकता क्यों है? और उससे पहले ऐसा कौन व्यक्ति होता है जो किसी को प्रेरित कर सकता है? बताइए, प्रेरित कोई किसी को कैसे कर सकेगा? जो हम बात कर रहे हैं बिहार को प्रेरित करने की, तो कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को कैसे प्रेरित कर सकता है? बताइए, क्या गुण होने चाहिए जिसमें कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को प्रेरित कर सके? मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, सब लोग बैठे हैं, कोई व्यक्ति कैसे किसी को प्रेरित कर सकता है? क्या गुण होने चाहिए? हम तो बात करें पूरे बिहार को प्रेरित करने की, लेकिन अगर किसी दो व्यक्ति के बीच में बात करें, तो कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को कैसे प्रेरित कर सकता है? जी, अपने आप में बदलाव लाना। और बिल्कुल सही, कोई भी व्यक्ति अगर किसी को देखकर प्रेरित होता है तो तब होता है जब उसको लगता है कि यह व्यक्ति सफल है। सफल कौन होता है? जो अपने कर्म से, जो संघर्ष करे। सफल कौन होता है? जो कठिन परिश्रम करता है, ठीक है, जो संघर्षशील होता है। सफल वह होता है जो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। जीवन में उसने जो भी लक्ष्य निर्धारित किए हो, उस लक्ष्य को यदि उसने प्राप्त कर लिया तो उसको सफल कहते हैं, है ना? प्रेरित कौन हो सकता है? जो किसी सफल व्यक्ति को देखता है, उसकी बातों को देखता है, उसके जीवन को देखता है किस प्रकार इस व्यक्ति ने सफलता प्राप्त की। क्योंकि हर व्यक्ति अपने अपने जीवन में कुछ न कुछ लक्ष्य तो तय करता ही। हो सकता है किसी के लक्ष्य हो कि मैं अपनी कक्षा में सबसे अग्रणी हो जाऊं, किसी का लक्ष्य हो सकता है कि पूरे महाविद्यालय में टॉप करूं, किसी का लक्ष्य हो सकता है पूरे बिहार में टॉप करूं, किसी का लक्ष्य हो सकता है व्यवसाय में सबसे आगे जाऊं, किसी का लक्ष्य हो सकता है कि जब दौड़ूं तो मुझसे बढ़िया धावक कोई नहीं हो, किसी का लक्ष्य हो सकता है मुझसे बढ़िया क्रिकेटर कोई नहीं हो। लेकिन कोई न कोई लक्ष्य लेकर हर व्यक्ति निश्चित चलता है। जब बिहार को सुन पा रहे हैं, संवाद हो रहा है, उसका यदि प्रारंभ नहीं हुआ तो कहाँ हुआ? यदि हम लोग बात कर पा रहे हैं, डिजिटल माध्यम से तस्वीरें ले रहे हैं, स्क्रीन पर चल रहा है, कैसे हुआ? अगर शून्य की परिकल्पना नहीं होती, जीरो का कॉन्सेप्ट नहीं आता, तो क्या गणित विकसित होता? क्या विज्ञान इतनी विकसित होती कि आज इन चीजों को हम देख पाते? पूरे कंप्यूटर सिस्टम में अगर कोई आधार है तो एक और शून्य है, और शून्य की परिकल्पना यदि कहीं हुई तो बिहार नहीं हुई। बिहार की बातें सोचकर हम लोग निश्चित गौरवान्वित होते हैं जब बात अतीत की करते हैं। कितने लोग यहाँ पर हैं जो मिथिला की परिभाषा जानते हैं, जो सांस्कृतिक परिभाषा है,
कोई बताइए, मिथिला जब भी आए, जब से हम आए तब से यही लोग सुन रहे हैं, मिथिला की परंपरा के अनुसार स्वागत, मिथिला की परंपरा के अनुसार संबोधन, उद्बोधन। मिथिला की परिभाषा क्या थी? किस क्षेत्र को मिथिला कहा गया? सब लोग मिथिला की बात कर रहे हैं, तो मिथिला किस क्षेत्र को कहा गया बताइए। दरभंगा तो एक जिला है आज वर्तमान, भौगोलिक रूप में किस क्षेत्र को मिथिला कहा गया? अगर पुराणों में देखेंगे, मिथिला तत्व दर्शन में देखेंगे, जो पुस्तकें प्राचीन काल में लिखी गई, तो उस क्षेत्र को जिसके उत्तर में हिमालय हो, दक्षिण में गंगा हो, पश्चिम में नारायणी गंडक हो और पूर्व में कौशिकी अर्थात कोसी हो, उस क्षेत्र को मिथिला कहा गया है। इस मिथिला की विशेषता क्या थी? जब प्राचीन मिथिला की हम लोग बात करते हैं, क्या विशेषता थी? तो इतने शांत क्यों आप इतनी देर से बोल रहे थे? क्या सबसे बड़ी विशेषता इस पूरे क्षेत्र की क्या थी? ज्ञान की धरती थी। क्यों हम कहते हैं मिथिला ज्ञान की धरती थी? तो बहुत अच्छी बात है, निश्चित हम लोग गौरवान्वित करते हैं, लेकिन ज्ञान की बात हम ऐतिहासिक रूप में करते हैं, तो क्यों बोलते हैं कि मिथिला ज्ञान की भूमि? मंडन में इसको बहुत बाद में है, प्राचीनतम काल की बात कर रहे हैं, क्यों कहते हैं? उससे पहले हम लोग जाएं, ऐसा क्या था इस भूमि में, उस पूरे भौगोलिक क्षेत्र में जो उसको अलग परिभाषित करती है? चलिए, बहुत तरह के उत्तर मिले हैं। मैं जिस परिकल्पना को लेकर पूरे बिहार को प्रेरित करना चाहता हूँ, कहीं न कहीं बात करें तो उसका प्रारंभ मिथिला से ही होता है, क्योंकि प्राचीनतम काल में विश्व का सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है बताइए? मानव जाति का सबसे पुराना ग्रंथ है जो है, कौन है? रामायण तो बहुत की बात है। ऋग्वेद विद्वान आए, लेकिन उस प्राचीन काल में मिथिला की महिला में इतना साहस था कि सभी विद्वानों के समक्ष प्रस्तुत होकर, उनके खड़े होकर सबसे बड़े विद्वान को भी चुनौती देने की क्षमता उनमें रखती। क्या दर्शाता है? दृष्टि अलग थी, दृष्टि अलग थी, दृष्टि अलग थी। तभी तो उतने प्राचीन काल में वेदांत का हम लोगों ने दर्शन देखा। और यदि हम सोचें, बहुत लोगों ने बात की वैशाली की, वैशाली गणतंत्र विश्व का प्रथम गणराज्य हम लोग कहते हैं। तो वैशाली का वो कौन सा क्षेत्र था जिसमें इस प्रकार की भावना जगी? दक्षिणी गणराज्य तो था ही, और दक्षिणी का क्षेत्र क्या था? क्या केवल आज का आधुनिक वैशाली नगरी थी या कोई बड़ा क्षेत्र था? कितने लोग जानते हैं वैशाली का क्षेत्र क्या था? वैशाली तो राजधानी थी, लेकिन उस महाजनपद का क्या नाम था जिसकी राजधानी वैशाली थी? वज्जी महाजनपद। वज्जी महाजनपद भी लगभग वही सीमा थी कि हिमालय के दक्षिण, गंगा के उत्तर, पश्चिम में गंडक और पूर्व में कौशिकी, इस पूरे क्षेत्र को वज्जी महाजनपद कहा गया। वज्जी महाजनपद की जब बात करते हैं तो उसकी विशेषता क्या थी? अगर पूरे भारत में या पूरे विश्व में कहीं गणराज्य की कल्पना जगी, कहाँ जगी? कहीं और जग सकती थी। चिंतन इतना उत्कृष्ट था कि उन्होंने सोचा, जब परंपरा चल रही थी, क्या चल रही थी? जो शासक होगा उसका पुत्र शासन करेगा, यही परंपरा थी। लेकिन उसमें अपवाद कैसे हो सकता है? वो इतने बड़े भूभाग में जब दृष्टि चिंतन बड़ा हो, दृष्टि अलग हो, तभी तो ऐसी चिंतन हम कर पाएंगे। तो प्राचीन काल में वेदांत, महाजनपद काल में वैशाली, वैशाली का जो क्षेत्र था उसकी यदि हम बात करते हैं किस प्रकार संचालित था, तो संभव है आपने से बहुत लोग असमंजस में पड़ जाएंगे। आज के भारत में कितने सदस्य हैं संसद में बताइए? लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? 545, 543।
वैशाली जो बची महाजनपद थी उसमें छोटे छोटे गणराजा चुने जाते थे और ये सभी गणराजा मिलकर प्रत्येक वर्ष अभिषेक पुष्करणी के समीप वैशाली का संथागार था उसमें उपस्थित होते थे, अपने गणाधिपति को चुनते थे। कितने गणराजा थे वैशाली में? बिल्कुल सही, 7,707 गणराजा थे वैशाली में, जो इस पूरे क्षेत्र में चुने जाते थे और चुनकर प्रत्येक वर्ष एकत्रित होते थे और अपने गणाधिपति को चुनते थे। प्राचीन काल में ऐसा चिंतन कैसे संभव हो सका? आज थोड़ी देर के लिए माइक बंद हो गया, थोड़ा अफरा तफरी मची, हम लोग सोचने लगे, कभी जनरेटर बंद करने की बात हो रही थी, कभी देखा जा रहा तो बिजली कितनी उथल पुथल की स्थिति हो गई, जबकि यहाँ पर 7,707 लोग नहीं, गिनती में 400-500 से अधिक संख्या में कुछ हम लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन एक माइक नहीं है तो देखिए कितना उथल पुथल हो जाता है। लेकिन वैशाली के संथागार में जब 7,707 व्यक्ति मिलते होंगे उस प्राचीन काल में, पहले तो मिलते कैसे होंगे? बहुत लोग, मैं भी समस्तीपुर में मेरा जब जन्म हुआ था तभी गांधी सेतु नहीं थी, पटना जाने में कितनी समस्या होती थी, कैसे जाते थे? जो बड़े लोग सब याद करते होंगे कितनी समस्या थी, किस प्रकार जहाज से लोग पार करते थे, जाते थे। जब सिमरिया का पुल नहीं था, कैसे उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को की यात्रा होती थी, इसका उल्लेख हमें अंग्रेजों द्वारा लिखे पुस्तकों में मिलता है। उस समय जब मार्ग नहीं थे तब से इतने विशाल क्षेत्र में वैशाली लोग आते होंगे और चयन करते होंगे बिना माइक के मिलकर, कैसे संभव हो सकता होगा? लेकिन था, इतिहास वर्णित करता है, इस प्रकार की बात होती थी। अब इस बात को जब उस तरह से कल्पना कीजिए, बात तो वैशाली की हुई, एक भूभाग की हुई जिसमें 7,707 गणराजा थे, चुनते थे। अब अगर पूरे भारत की आप बात करें तो आज भी छोटे से समस्तीपुर जिले में भी एक छोटे से सभागार में बैठकर यदि हम कहें कि किसी विषय पर विवाद कीजिए, विमर्श कीजिए और एक निष्कर्ष पर निकलिए, कितना समय लगेगा? अगर मैं बोल दूं भाई बैठिए और ऐसे निष्कर्ष पर निकलिए कि भाई हर व्यक्ति सहमत हो, तो संभव है क्या? विवाद करते रहेंगे, हर व्यक्ति की अपनी राय होगी, उसका विचार होगा, विवाद बढ़ता जाएगा। विवाद ऐसा रूप ग्रहण कर सकता है कि शस्त्र निकल जाए, बातचीत बढ़ती चली जाए। तो छोटे से समूह में ऐसी दृष्टि हम देखते हैं जो यथार्थ। लेकिन उस प्राचीन काल में जब भाषा भी संभवतः आज की तरह ही एक नहीं थी, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोली बोली जाती होगी, अलग अलग परंपराएं रही होंगी। लिपि भी जब अधिकांश भाग ब्राह्मी थी, वहीं पश्चिमोत्तर भारत में खरोष्ठी लिपि में लिखी जाती होगी। कैसे संभव हुआ कि सभी छोटे छोटे राज्यों को एकत्रित करके एक अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण कर सके? किस भूमि ने संभव कर दिखाया? क्या कारण रहे हों? जब बात करते हैं कि हम बड़े गौरवान्वित होते हैं अपने उन यशस्वी पूर्वजों की, तो छोटे छोटे राज्यों को जोड़कर और छोटे समूह को जोड़कर हम एक नहीं कर पाते। जिस समय न माइक थी, न प्रौद्योगिकी इस प्रकार की थी, न सूचना तंत्र थे, न मार्ग थे जिसको हम जोड़ सकते। यदि तक्षशिला से किसी को चलना हो, उसे कहा जाए पाटलिपुत्र जाओ, तो आज के समय में तो एक दिन में विमान से भी आ सकता है, लेकिन उस समय महीने लग जाते होंगे चलने में, अलग अलग छोटे छोटे राज्यों को पार करने में। सबकी अपनी नीति अलग रहती होगी, लेकिन उनको एक करना संभव हो सका क्योंकि दृष्टि बिहार की थी। दृष्टि एक व्यक्ति की थी जिसके मन में यह कल्पना जगी कि अगर सभी छोटे छोटे खंडों में भारत बटा रहा, एकत्रित नहीं हुआ, तो बाहरी आक्रमणकारी आएंगे और संस्कृति नष्ट हो जाएगी। और जब उन्होंने इस परिकल्पना को लेकर आगे बढ़ना शुरू किया, तो सबसे पहले उस समय मगध के सम्राट धनानंद के पास पहुंचे और उन्होंने आमंत्रण दिया कि आप पूरे भारत को संभालिए।
छोटे छोटे गणराज्यों में बटा, छोटे छोटे राज्यों में बटे भारत को एकत्रित करिए, पूरा भारत आपकी तरफ देख रहा है, लेकिन उन्हें उत्तर नहीं मिला। अपमानित करके उन्हें जब बाहर निकाला गया तो बड़े विचलित थे, क्योंकि देख रहे थे कि भारत पद्वलित होगा विदेशी आक्रांताओं से और इस परंपरा चलती रहेगी अगर भारत एकत्रित नहीं हुआ। ऐसे में जब जा रहे थे तो उन्हें एक बालक खेलता हुआ मिला जो स्वयं को भारत का सम्राट बनाकर संबोधित कर रहा था, दूसरों को निर्देश दे रहा था। चाणक्य वहां रुके, उस बालक में उन्होंने क्षमता देखी जो पूरे संपूर्ण भारतवर्ष का नेतृत्व कर सकता है। उस बालक को उन्होंने चुना, उस परिकल्पना को रूप दिया। तो इतिहास साक्षी है किस प्रकार एक अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण संभव हो सका। एक व्यक्ति की सोच, एक व्यक्ति की परिकल्पना ने जब क्षमता को पहचाना और क्षमता के साथ पढ़ना शुरू किया, उसने दावानल का रूप ग्रहण कर लिया। ऊर्जा कहाँ थी, दृष्टि कहाँ थी? दृष्टि इसी भूमि की थी, क्योंकि इस भूमि ने जब प्राचीन काल में दिखा दिया वेदांत के दर्शन को, लिच्छवी कैसे गणराज्य को स्थापित हम ही नहीं कर सकते थे। क्या कारण रहे हो? सोच बड़ी थी। यदि चाणक्य भी निकलते, धनानंद ने तो अस्वीकार कर दिया, लेकिन यदि निकलते कि भाई मैं केवल क्षत्रिय वर्ग के ही व्यक्ति को ढूंढूंगा जो शासन करेगा, तो क्या चंद्रगुप्त उन्हें मिलते? केवल क्षमता देखी उन्होंने और पूरे बालक पर अपना जीवन अर्पित कर दिया, सारी ऊर्जा लगा दी। यह चिंतन आया कैसे? चंद्रगुप्त तो बाद की बात है। अगर उस समय के राज्यों की कल्पना करें तो मगध का विस्तार क्यों हुआ, क्यों ऐसा हुआ? इसमें बड़े अच्छा इतिहास से सीखते हैं। मगध का विस्तार अगर देखेंगे तो इसीलिए हुआ क्योंकि वहां भी लगभग यही परंपरा थी। उसी दृष्टि से वेदांत की जब बात करते हैं तो क्यों करते हैं? आज हम लोग बात करते हैं भेदभाव की, कहता कोई कहता आप बड़े हैं, हम छोटे हैं, हम ये हैं, वो है। वेदांत के उसी मतांतर में जब हमने देखा जब हर व्यक्ति वही है तो क्षमतावान शासन कर सकता है। उसकी प्रतिमूर्ति मगध में दिखी जब नंदवंश का उदय हुआ। बाद में आप देखिए जो भारत का स्वर्णिम काल कहा गया, कौन सा वंश था? गुप्त वंश था। किस वर्ग से लोग आते थे? क्या अपवाद बिहार ने तब प्रस्तुत नहीं किया था? क्या बिहार ने नई दृष्टि नहीं दी थी? यदि गणराज्य की स्थापना हुई तो क्या थी? एक नई दृष्टि की पूरे समाज के लिए। कोई व्यक्ति आवश्यकता नहीं है किसी वंश विशेष से आता हो, किसी भी व्यक्ति में शासन करने की क्षमता है, जो क्षमता हुआ है उसका चयन हम कर सकते हैं। तो आज पूरे विश्व में गणतंत्र के रूप में, प्रजातंत्र के रूप में जानते हैं, जो आदर्श रूप में स्थापित है। इसकी परिकल्पना यदि कहीं हुई तो सबसे पहले बिहार में हुई। तो आज जब हम देखते हैं वर्तमान में, अभी बात करें तो बच्चियां बात करें कि लिटरेसी सबसे कम है, रोजगार में हम सबसे पिछड़े हैं। तो सोचिए जब उस समय कुछ नहीं था, जब बात नहीं थे, प्रौद्योगिकी नहीं थी, संचार के माध्यम नहीं थे, तब उस ऊर्जा में इतनी क्षमता थी। क्यों थी? क्योंकि हम जोड़कर चलना जानते थे। 7,707 व्यक्ति एक सत्तागार में बैठकर निर्णय ले सकते थे कि हमारा अधिपति कौन होगा। लेकिन यदि आज किसी 10 व्यक्तियों को भी उठा देते हैं कक्ष में, तो पहला प्रश्न क्या मन में होता है? हर व्यक्ति के मन में जिज्ञासा होती है जानने की कि अमुक व्यक्ति किस जाति का है। उसी के हिसाब से चयन करता है कि मेरा मित्र कौन होगा, मेरे शत्रु कौन होंगे, इसके विचार क्या होगा, इसकी भूमिका क्या होगा। यदि आज चाणक्य उस प्रकार की विचारधारा लेकर चलते तो क्या अखंड भारत के साम्राज्य का नेतृत्व कर पाते? चिंतन करना पड़ेगा। अगर आज भी युवाओं से बात करने की तो क्या उद्देश्य है? यदि किसी व्यक्ति को मैं कहूं, जब चाणक्य उस समय निकले होंगे, किसी छोटे से राज्य में पहुंचे होंगे, राजा को उन्होंने कहा होगा कि अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण करना चाहते हैं, तो पहली बात तो राजा को बात बड़ी असहज लगी होगी, वे क्यों करना चाहते हैं? मैं तो ठीक हूं, जब तक कोई आक्रमण होगा उसका प्रत्युत्तर मैं दूंगा। यही बात अम्बी ने भी कही, पर्वतेश्वर ने भी कही, लेकिन बड़ी दृष्टि में नहीं दी। तो दृष्टि एक शिक्षक बिहार से लेकर चला था, किस प्रकार करना है, दृष्टि उन्होंने नहीं देखी, दृष्टि ने रूप ग्रहण किया। बिहार की जब बात करते हैं, वर्तमान को देखकर जब चिंतित होते हैं कि साक्षरता कम है, रोजगार में कमी है, हमारे युवा भटक रहे हैं। एक समय ऐसा था जब पूरे विश्व से लोग पढ़ने आते थे, नालायक रहते थे, क्योंकि जिस परंपरा ने वैदिक परंपरा अंत करते हुए आगे जब वृद्धि प्राप्त की,
विश्वविद्यालय स्थापित हो गए, शून्य की परिकल्पना कर दी, उस क्षेत्र में आज के बच्चे बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं क्योंकि कहते हैं कि उतने उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान यहाँ नहीं। चिंता की बात तो है, लेकिन यदि केवल चिंता करेंगे, स्मरण करेंगे इतिहास का, तो परिवर्तन कहाँ से होगा? हम तो वही करते रहेंगे, जैसा चल रहा चलता रहेगा, लोग जाते रहेंगे, अलग अलग बातों पर हम बात करते रहेंगे। लेकिन यदि इस सभागार में इतने लोग बैठे हैं जो केवल इस पुकार पर आए हैं कि आगे मिलकर प्रेरित करें बिहार, तो मतलब बहुत स्पष्ट है कि सबके मन में ध्येय बहुत स्पष्ट है कि हम बेहतर भविष्य बनाना चाहते हैं। वर्तमान से हम चिंतित हैं, अतीत पर गौरवान्वित हैं, लेकिन एक बेहतर भविष्य हम बनाना चाहते हैं। और भविष्य तभी बनेगा जब इस प्रकार के संघर्ष से हम ऊपर उठेंगे, जिस दृष्टि ने कभी प्राचीन काल में गणतंत्र को स्थापित कर दिया, विधान की दृष्टि दी, विश्वविद्यालय स्थापित कर दिए, आधुनिक काल में वर्तमान में भी जब एकत्रित होकर संघर्ष नहीं सहयोग की भावना आपस में विकसित करेगी, निश्चित हो पड़ेगी। आज जातिवाद की बात तो हमने की, एक परिवार में भी आप देखेंगे तो क्या दो भाई आपस में मिलकर उनमें समन्वय है? मैं तो पुलिस में रहा हूँ, बड़ी पीड़ा होती थी जब देखता था छोटे छोटे विवाद पर, छोटे से भूमि के एक हिस्से पर लड़ाई चली जा रही है, वर्षों से चली जा रही है, गहरा मनमुटाव ऐसा है कि भाई भाई के रक्त को पीने को आतुर। कैसे समाज का निर्माण हम कर रहे हैं? यदि तुलना हम करें उस समय की दृष्टि से, जब एक उदाहरण 7,707 व्यक्ति जो अलग अलग परिवेश से आते थे, अलग अलग क्षेत्र से आते थे, मिलकर निर्णय ले पाते थे। आज परिवार में बैठकर आप कह दीजिए संपत्ति का बंटवारा कर लो, तो क्या विवाद नहीं होता है? चिंतन करना पड़ेगा। जो कारण थे जिन्होंने कभी अग्रणी बनाया, सोच अलग थी, दृष्टि अलग थी, ऊर्जा अलग थी। यदि ऊर्जा नहीं होती तो बिना माइक के, बिना किसी टेलीग्राम के, बिना किसी मीडिया के भारत एक नहीं हुआ। क्षमता अलग थी, क्षमता शक्ति तो हर क्षेत्र में होती है, लेकिन जब तक दृष्टि का साथ उसे नहीं मिलता, चिंतन का साथ नहीं मिलता, कुछ महान नहीं हो पाता है। लेकिन हमने तो सिद्ध किया है महान थे, तो निश्चित है ऊर्जा आज भी होगी जो हम सिद्ध करते हैं। अभी किसी ने बात कही कि टॉपर यूपीएससी का बिहारी था, निश्चित था, सबने देखा, सब गौरवान्वित हुए। अनेक क्षेत्रों में बिहार के लोग आज भी व्यक्तिगत भूमिका में देखेंगे बहुत अच्छा कर रहे हैं, विदेशों में भी कर रहे हैं, अपने देश के भी अलग अलग नगरों में बिहार के जो विद्यार्थी हैं, बिहार के जो उद्यमी हैं, अच्छा कर रहे हैं। ऐसा कर रहे हैं जो दूसरों को निश्चित प्रेरित करता है। लेकिन सामूहिक रूप में जब हम बात करते हैं बिहार की, तो फिर हम स्मरण करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, हम स्मरण करते हैं नीति आयोग की रिपोर्ट की, और तब देखते हैं, और तब जब देखते हैं बाहर जाते हैं, जो बच्चे ने कहा, जिसको हमने भी कभी न कभी अनुभव किया, जैसा मैंने रिपोर्ट में भी साझा किया है, पीड़ा होती है। समाधान क्या है? प्रेरित करने की बात क्यों करते हैं? पहली बात, प्रेरित वह कर सकता है जो सफल होगा। सफल कैसे होगा? कोई भी लक्ष्य यदि आप तय करेंगे, उसको प्राप्त करना होगा। हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, लेकिन युवावस्था में, बाल्यावस्था में जितने लोगों ने कुछ कल्पना की होगी, आपने से बहुत लोग हैं जिन्होंने 50 की अवस्था को अनुमान कर लिया होगा, तो युवा भी बैठे हैं। जब वापस में साक्षात्कार होता है और आप पूछते हैं अपने बड़ों से कि आप जब छोटे थे आपके मन में क्या था, क्या करना चाहते थे, जो आप करना चाहते थे कि आपने किया अपने जीवन में। अधिकांश लोगों के मन में एक प्रकार की दुविधा होती है, एक प्रकार की निराशा होती है कि जो बचपन में हमने सोचा था वो कर नहीं पाए। बहुत सारी कठिनाइयाँ थी, पारिवारिक कठिनाइयाँ थी, सामाजिक कठिनाइयाँ थी, चीजें ऐसी हुई कि जो सोचे तो थे लेकिन कर पाए नहीं। युवाओं से बात करने का उद्देश्य क्या है? अगर बिहार बदलने की बात करते हैं, बिहार को प्रेरित करने की बात करते हैं, तो इसका प्रारंभ कहाँ से होगा? सबसे पहले स्वयं को स्थापित करना होगा। वही व्यक्ति किसी और को प्रेरित कर सकता है जो पहले स्वयं स्थापित हो जाए।
यदि स्वयं को स्थापित नहीं कर सके तो आप किसी को प्रेरित नहीं कर पाएंगे। न तो बिहार बदल पाएंगे, बिहार की तो बात छोड़ दीजिए, अपने गांव में भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे, अपने नगर में भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और सफलता तभी मिलती है जब परिश्रम करें। आपको स्मरण होगा कुछ समय पूर्व एक बच्ची थी जिनके बारे में कहा गया, पूरी मीडिया में चल रहा था कि पूरे बिहार बोर्ड की टॉपर है, याद है ना? क्या वैसे व्यक्तित्व से आप प्रेरित हो सकते हैं? सफलता मिल सकती है, सफलता आप घूमेंगे तो आज भी यहाँ बहुत लोग मिलेंगे जो बताएंगे, प्रश्न पत्र लीक करा देंगे, तुम्हारे जगह किसी और को परीक्षा दिलवा देंगे, इतने पैसे लगेंगे, तुम्हारा मेडिकल में एडमिशन करवा देंगे, इंजीनियरिंग में एडमिशन करवा देंगे, इतने बड़े बड़े आपका पैसा भी खा लेंगे। और नियति क्या होगी, उस टॉपर ने आपको देख चुके हैं जिन्होंने राशि भी दी होगी, टॉपर भी बने और बने तो इंटरव्यू देने भी चले गए, लेकिन इंटरव्यू में पहला शब्द बोले पोल खुल गई। तो जो सफलता कठिन परिश्रम से नहीं मिलती, एकाएक कहीं स्थापित कर दिया जाए और सीढ़ियों से चलने को गए नहीं तो परिणाम क्या होगा? धराशायी हो जाए। एक पल को आपको प्रतीत हो सकता है कि आप सफल हुए, लेकिन सफलता नहीं मानी जाएगी। तो हर व्यक्ति जिसने परिश्रम किया हो, कठोर तप किया हो, उस तप से ही स्वयं को जागृत कर लेता है और उस रूप को ग्रहण कर लेता है, दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाता है। यदि आप बात करते हैं किसी गांव की, गया जिले में फलाना गांव है जिसमें हर वर्ष 30 बच्चे IIT निकलते हैं, तो क्या विशेषता है उस गाँव में? वहां भी उसी तरह के विद्यालय होंगे, बिहार बोर्ड का ही विद्यालय रहा होगा, वैसे ही शिक्षक वहां भी चुन के जाते होंगे, वैसे बच्चे वहां भी होंगे, उनके पिताजी की आमदनी इतनी ही होगी। लेकिन क्यों ऐसा होता है गया जिले के गाँव में आज हर साल 30 बच्चे निकलते हैं? समस्तीपुर में क्यों नहीं हो सकता? बेगूसराय में क्यों नहीं हो सकता? प्रेरणा जागृत करनी होगी, परिश्रम करना होगा। जो लोग आगे बढ़ चुके हैं, सफल हो चुके हैं, उनका भी दायित्व है अपने गांव में भी लोगों का मार्गदर्शन करें। क्षमता सबके अंदर है। हम तो मिथिला से आते हैं, बिहार से आते हैं, जहां जब वेदांत की कल्पना हुई तो क्या कल्पना हुई? प्राचीन ऋषि ने कल्पना की, ओ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कितने लोग इसका अर्थ जानते हैं? कितने लोग सुने हैं इस मंत्र को? कुछ लोग सुने हैं, आप निश्चित जानते होंगे, लेकिन आपसे नहीं, बच्चों से पूछ रहा हूँ, युवाओं से पूछ रहा हूँ, कितने लोग जानते हैं इस मंत्र में आपके जीवन को परिवर्तित करने की क्षमता है? इस मंत्र का भाव समझ गए तो फिर कहीं और देखने की आवश्यकता नहीं। आपको किसी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, जाओगे दूसरों को प्रेरित करने लगोगे। अक्सर घर में जब पूजा होती है, पूर्णाहुति मंत्र के रूप में इसका प्रयोग हम लोगों ने सुना होगा। पूर्णाहुति, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। एक शब्द जो इसमें समाहित है, हर शब्द में क्या है? पूर्ण। पूर्ण मतलब पूरा, कंप्लीट। मंत्र कहता है जो पूर्ण था वह पूर्ण ही है और पूर्ण ही रहेगा, पुनः पूर्ण में विलीन हो जाएगा। जो पूर्ण था पूर्ण है, पूर्ण में विलीन हो जाएगा। क्या मतलब? हम लोग बात करते हैं कि हर आत्मा परमात्मा का अंश है, बोलते हैं कि हर आत्मा में वही परमात्मा का अंश है। मंत्र कहता है जो पूर्ण था वह पूर्ण ही है, पूर्ण ही रहेगा। तात्पर्य, यदि किसी धातु को हम खंडित करते हैं, सोना का टुकड़ा मिल जाए, उसको तोड़ते हैं छोटे छोटे खंडों में, तो किसी भी छोटे से खंड को यदि उठाते हैं तो क्या गुण मिलता है? क्या गुण मिलेगा? सोना का ही गुण मिलेगा। जो भी छोटे छोटे खंडों में, तो जो पूर्ण की बात होती है उसको पूर्ण को हम कहते हैं कंप्लीट, इनफाइनाइट। परमेश्वर की यदि कल्पना की जाए किस रूप में की जाती है? उसी रूप में की जाती है जो कंप्लीट सोर्स ऑफ एनर्जी हो, पूरे सृष्टि को संचालित करती है। उसके छोटे से छोटे खंड को भी अगर देखा जाए उसमें क्या ऊर्जा होगी? और लोगों ने बात की जीरो की। जीरो का होता है इन्फिनिटी, एक शून्य है, एक इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट को अगर हम खंडित करेंगे,
जो असीम है उसको खंडित करने पर छोटे हुए खंड होगा, क्या होगा? गणित क्या बताता है? गणित क्या बताता है? इंफिनिटी को अगर हम खंडित करते हैं, बांटते हैं, डिवाइड करते हैं, क्या निकलता है? इनफाइनाइट। असीम को कितना भी खंडित करो तो असीम ही रहता है। तो उस प्रकार से यदि पूरी ऊर्जा का एक स्रोत आपके अंदर है, आत्मा में यदि परमात्मा का अंश है, तो उसमें क्या ऊर्जा होगी? क्या ऊर्जा होगी? परमात्मा में कितनी ऊर्जा है? तो हर व्यक्ति में कितनी ऊर्जा है? तभी तो स्वामी विवेकानंद ने कहा, यदि स्वयं को कमजोर समझते हो तो सबसे बड़ा पाप है। अभी डॉक्टर संगीता जी बता रहे हैं। तभी तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि पूरी सृष्टि की सारी ऊर्जा तुम्हारे अंदर समाहित है, और यदि तुम कहते हो कि अंधकार है तो तुमने अपने आप पर पट्टी बांध रखी। यदि तुम्हें लगता है कि बिहार नहीं बदल सकता तो निश्चित तुमने आंखों पर पट्टी बांध रखी है। यदि तुम्हें लगता है कि परिवर्तित नहीं हो सकता तो निश्चित तुमने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। सब कुछ संभव है। उन्हीं यशस्वी पूर्वजों के वंशज हैं जिन्होंने कभी इसको साक्षात रूप में सिद्ध किया था, जिसका इतिहास स्वयं वर्णन करता है, स्वयं साक्षी। करना क्या होगा? ऊर्जा तो वही है। ऊर्जा वही है जो पूरी सृष्टि को संचालित करने की क्षमता रखती है, और हर व्यक्ति जिसने कभी परिश्रम किया होगा उसने देखा होगा उसमें क्षमता कितनी। मैं बड़ा पढ़ाकू विद्यार्थी था, मेरी मौसी भी यहाँ बैठी हैं, बचपन से बड़ा पढ़ता था। जिस समय पुलिस सर्विस में मेरा चयन हुआ, इच्छा बड़ी तीव्र थी कि आना है बिहार में, कुछ करना है। सिविल सर्विसेज के लिए मैंने तैयारी शुरू की कि कम उम्र में नेतृत्व क्षमता के साथ अपने क्षेत्र में योगदान दे सकूं, बिहार के परिवर्तन में अपना योगदान दे सकूं। उसके बाद जब पुलिस में पहुंचा, एक तो पढ़ने की आदत बहुत देर तक थी, 4 बजे सुबह तक पढ़ते थे। खेलकूद से तो नाता टूट चुका था 10वीं कक्षा से, बैठ के पढ़ते रहते थे। एक आए पुलिस में जब आए तो सुबह 6 बजे परेड के लिए जाना होता, 5:30 बजे जाना होता था, और प्रतिदिन करना होता था। और पहली बार जब पूरा बैच एक साथ, जिसको हम लोग कहते हैं क्रॉस कंट्री रेस, 10 किलोमीटर की दौड़ लगी, तो 56 लोग पूरे बैच में थे, 3 महिलाएं थी, और मेरी जो पोजीशन आई थी 52वीं आई थी। तो कोई दौड़े ही नहीं थे। दौड़ते गए तो हालत खराब हो गई, लेकिन पीछे कोई थे जो बहुत ही वजन बहुत ज्यादा था, 3 महिलाएं आ रही थी, किसी तरह एक मैं था, बाकी सब लोग पहुंच चुके थे। लेकिन उसी एकेडमी में जब मैंने स्वयं को जानना शुरू किया, परिश्रम करना शुरू किया, तो प्रत्येक शाम में स्टेडियम में जाता, दौड़ लगाता कि भाई ये क्षमता तो मेरे अंदर भी होनी चाहिए कि मैं दौड़ूं, क्यों नहीं है। और दूसरे महीने के बाद ही जब स्क्वाड में कॉम्पिटिशन हुआ तो मैंने देखा कि बाकी लोगों से सबसे आगे मैं ही दौड़ रहा हूँ। और जब पूरा बैच का जो फाइनल टेस्ट हुआ था तो 5वीं नंबर पर। तो क्षमता मेरे अंदर थी, मैं नहीं जानता था, मुझे नहीं मालूम था कि मैं अच्छा दौड़ता हूँ। तब से तब आज तक दौड़ता रहा हूँ, जब भी मौका मिलता है दौड़ता हूँ। लेकिन एक ऐसी क्षमता थी जो मेरे अंदर थी, मुझे उसका ज्ञान नहीं था। तो आपसे जो मैं साझा कर रहा हूँ, क्योंकि अभी जब आप सोचते हैं कि किसी परीक्षा की हम तैयारी कर रहे हैं, किसी लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, फिर आपको लगता है कि क्षमता है या नहीं है, तो भाई असीम क्षमता है। यदि क्षमता को जान जाओगे तो कोई रोक नहीं पाएगा। हम लोग पढ़ते थे 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो मंत्र मैंने कहा कि असीम ऊर्जा आप में है। जब किसी लक्ष्य को तय करो और लक्ष्य पर चलने लगो, तो 3 तरह के लोग होते हैं जो हर व्यक्ति में उसी प्रकार से हम देखते हैं। कुछ ही व्यक्ति हैं जो बोलते हैं सफल हुए, तो बाकी सफल रहस्य क्या है? काम शुरू करते नहीं, भय से नीचे लोग। लक्ष्य तय किया लेकिन शुरू ही नहीं किया क्योंकि उनको लगा कि बहुत कठिन है, भयभीत हो गए। मध्यम गजते बीच में देख विषम संयोग। अच्छे से शुरू तो किया लेकिन बीच में लगने लगा कि कठिन है। परिवार में समस्या दिखी, समाज में समस्या दिखी, लगा किसी ने कह दिया भाई कहाँ इतनी ऊर्जा लगा रहे हो, क्या आवश्यकता है, वहीं छोड़ दिया, तो फिर लक्ष्य कहाँ मिलेगा। पर उत्तम वे लोग जो हर दुर्गम पथ झेल, उत्तम वे लोग जो हर दुर्गम पथ झेल, दृढ़ता से बढ़ते सतत बाधाओं को ढेर। किसी भी लक्ष्य को अगर प्राप्त करना है तो पहले तो इच्छा होनी चाहिए, इच्छा के बाद अपने कर्तव्य निष्ठा होनी चाहिए, कर्तव्य करने की क्षमता होनी चाहिए।
लेकिन तब भी लक्ष्य तभी मिलेगा जब दृढ़ निश्चय होगा, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी आएंगी जो विचलित करेंगी। सफलता का रहस्य यही है, यही प्रेरणा का भी रहस्य है। और जब मैं पूरे बिहार में प्रयास कर रहा हूँ कि लोग प्रेरित हों, तो कारण कहीं और नहीं, कारण यही की भूमि बताती है कि हम क्या थे। और जब वर्तमान को देखते हैं, जब देखते हैं युवा भटकते हैं, जब भ्रमित होते हैं, बड़ी पीड़ा होती है। लगता है कि बताया जाए कि तुम क्या थे। मैं धावक था, मुझे ज्ञान नहीं था। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया, हनुमान जी को ज्ञान नहीं था कि उनमें कितनी क्षमता थी कि सागर लांघ सकते थे। तो बताया गया तो रामायण में किस प्रकार से वो दृष्टांत हुआ सभी जानते हैं। सबके अंदर असीम ऊर्जा का स्रोत है। ऊर्जा वही है, लेकिन ऊर्जा हम लगाते कहाँ है? ऊर्जा तो वही है। अच्छी दिशा में लगाएंगे तो परिणाम भी अच्छे आएंगे, लेकिन हम लगाएंगे आपस में लड़ने में। चुनाव होता है, सोशल मीडिया पर हम क्या पढ़ते हुए पाए जाते हैं? जब चुनाव होता है, चुनाव क्यों होता है? क्या हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं? कौन हमारे संबंध में निर्णय लेंगे, बिहार को कौन आगे ले जाएंगे, यही सोच चुनते हैं ना। परिकल्पना तो यही है, प्रजातंत्र की कल्पना क्या है? प्रतिनिधि ऐसे चुने जाए जो क्षेत्र को आगे ले जाए। लेकिन जब सोशल मीडिया पर बात होती है तो क्या होती है? जो हमारे युवा हैं क्या बात कर रहे होते हैं? मेरी जाति को कितने टिकट मिले, मेरी जिले में कितने प्रतिशत वोट मेरी जाति के हैं। क्या लोग लेके जाते हैं? जिस व्यक्ति का प्रतिनिधि चुनते हैं, क्या सोचकर चुनते हैं? अगर युवा इस तरह की बातें करेंगे तो जिस बिहार ने जो वेदांत की दृष्टि दी, विश्वविद्यालय स्थापित कर दिए, अखंड भारत के साम्राज्य का नेतृत्व कर दिया, आज भारत को क्या दृष्टि देगा? चिंतन की आवश्यकता है। हमारे आदर्श कौन बनते जा रहे हैं? कोई कहता हुआ फलाना बड़ा दबंग है, तो बड़े हमारे युवा मोटरसाइकिल के चल देते हैं, उनके पीछे चले। किसका काम होगा? इस प्रकार का विवाद करेंगे तो हो सकता है जो व्यक्ति जिसको जिताना चाहते हो जीत भी जाए, परंतु जो व्यक्ति इस भावना से जीतेगा, अपना क्या लाभ करेगा, आपका क्या लाभ करेगा, बिहार का क्या लाभ होगा, तो चिंतन की आवश्यकता है। ऊर्जा वही है। ऊर्जा यदि उस प्रकार का चिंतन में व्यक्त नहीं करेंगे, चिंतन हम यह करेंगे हम कैसे स्थापित हों, हम कैसे परिश्रम करें, कैसे अपने जीवन में इस प्रकार का आदर्श प्रस्तुत करें कि दूसरों को प्रेरित कर सकें। क्या संभव नहीं? जिस भूमि में शौर्य की हम लोगों ने बात की, मगध साम्राज्य के विस्तार की बात क्यों की? यूनान से चलकर वीर अलक्षण चले थे, अलेक्जेंडर द ग्रेट। मन में परिकल्पना थी पूरे विश्व को जीतेंगे। उस समय सबसे शक्तिशाली राज्य के रूप में पर्शिया को माना जाता था, जहाँ के राजा थे डारियस। माना जाता था कि पर्शिया अविजित है। पूरे यूरोपियन सोसाइटी में इस प्रकार की परिकल्पना थी कि पर्शिया को पार नहीं कर पाएगी। लेकिन जब जो स्वयं को भगवान का पुत्र बताते थे वीर अलक्षण चले, तो पर्शिया पर भी विजय प्राप्त कर आगे बढ़ गए। तक्षशिला के पास जब आए, जब ये बात लोगों ने सुनी, तो तक्षशिलाधीश थे उस समय गांधी, उन्होंने आने का मार्ग स्वतंत्र कर दिया, संधि कर दी। सभी लोग जानते हैं किस प्रकार राजा पर्वतेश्वर ने तब भी युद्ध किया, पराजित हुए। उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा किस प्रकार सम्मान मिलना चाहिए, वैसा मिलना चाहिए जैसे कोई राजा दूसरे राजा को देता हो। उसके बाद शिविर में सभी यवन सैनिक बैठे। आचार्य चाणक्य उस समय तक्षशिला में थे। मगध में आकर उन्होंने धनानंद को जो आमंत्रण दिया था अस्वीकार हो चुका था, चंद्रगुप्त को लेकर बढ़ चुके थे। यवन शिविर में जब यह बात फैली कि अभी तक जो सामना हुआ वो तो पर्शिया से हुआ था, आगे जो सामना होगा मगध से होगा। तो मगध की जब सेना चलती है तो उसकी धूल में सूर्य भी छुप जाता है। जब यह कल्पना जगी कि इतने अश्व हैं, इतने हाथी हैं, तो अभी तक यवन सैनिकों का सामना हाथियों से नहीं हुआ। और जब उनको बताया गया कि 8,000 हाथी हैं, 24,000 अश्व हैं, इतने लाख पैदल हैं, ऐसी सेना से जब सामना होगा तो सभी के अंदर अफरा तफरी मच गई, खलबली मच गई। उन्होंने मना कर दिया कि इसके आगे हम नहीं जाएंगे और गंगा की तरफ हम बढ़ेंगे ही नहीं। और वीर योद्धा अलक्षण उसके मन में थी कि पूरे विश्व को विजय करना है। जब तक भारत पर विजय प्राप्त नहीं हो, किस प्रकार वह कहे कि उसने विश्व पर विजय प्राप्त कर लिया। सैनिकों को मनाने लगे, लेकिन सैनिक कहाँ मानने वाले थे?
मगध का शौर्य ऐसा था कि 3 दिवस तक अलग 96 शिविर में बैठे रहे, अपने तंबू से नहीं निकले। उन्होंने आक्रोश को व्यक्त किया कि सिपाही समझे, सैनिक समझे, लेकिन मगध का प्रभाव ऐसा था, लौटना पड़ गया, आगे नहीं बढ़ सकते। उस शौर्य का प्रतिनिधित्व हम करते हैं। उद्यमिता की बात कीजिए, 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मेगास्थनीज आए, पाटलिपुत्र को सर्वप्रमुख नगर बताया। दक्षिण पूर्वी एशिया की बात कीजिए तो छोटे नगर तो क्या राष्ट्र स्थापित हो गए। वियतनाम 1000 वर्षों से अधिक तक चंपा के नाम से जाना गया, जो आज का भागलपुर है। आज यदि ऐतिहासिक संदर्भ में बात करें तो आपसे पूछता हूं, सभ्यता की बात कीजिए। निश्चित बहुत प्राचीन सभ्यता थी, वेदांत के हम लोगों ने बात की। बिहार का वह कौन सा जिला है जहां सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष उत्खनन में प्राप्त हुए? बिहार का वो कौन सा जिला है जहां सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिले? जैसे हम लोग बात करते हैं कि भाई आदि मानव के चित्र थे, कैमूर में मिलते हैं, जमुई में मिलते हैं, अवशेष मिलते हैं। सभ्यता किसको कहते हैं? सभ्यता तो उसको कहते हैं जब खेती होती हो, एक शासन प्रणाली दिखती हो, लोग अच्छे से रहते हो, पशु पालन करते हो, खेती करते हो, उसी को सभ्यता कहते हैं। तो बिहार में वो कौन सा जिला है जहां सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिले? बताइए। मुजफ्फरपुर आज का वैशाली, मुजफ्फरपुर आज का वैशाली। इस सभागार में कोई व्यक्ति जो बता सके बिहार का कौन सा जिला है जहां सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, प्रमाणिक रूप में मिले हैं और डॉक्यूमेंटेड? यदि कोई नहीं जानते तो मैं उत्तर देता हूं, समस्तीपुर। बिहार का वह जिला जो सबसे प्राचीन अवशेष जहां मिले, समस्तीपुर। समस्तीपुर का पांडव स्थान वह स्थान है जहां आज से 5000 साल पूर्व सभ्यता के अवशेष मिले, ऐसी सभ्यता के अवशेष मिले जो पश्चिमी एशिया से भी जिनका व्यापार चलता था। अब सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं, सरस्वती घाटी सभ्यता की बात करते हैं, उसी के समानांतर उसी समय में यदि सभ्यता बिहार में कहीं थी जो प्रमाणित है तो वह पांडव स्थान में थी, जिसको महाभारत काल कहते हैं। प्रमाणिक तिथि क्या है? 3102 BC। उस समय उत्कृष्ट सभ्यता के प्रमाण कहीं मिले उत्खनन में, किसी पांडव स्थान में मिले। क्या हर समस्तीपुर के बच्चे को नहीं जानना चाहिए? यदि हर समस्तीपुर का बालक बालिका या जान जाए बिहार का वह जिला समस्तीपुर है जहां सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिले, प्रमाणिक रूप में मिले, क्या वो प्रेरित नहीं होगा? कितने लोग बताते हैं? कितने ऐसे प्रतिनिधि होंगे जो आपको उसका एहसास कराते होंगे कि आप क्या थे? जब स्वयं को नहीं जानोगे तो कहां दूसरों को प्रेरित करोगे? जब बताते हैं तो बहुत आदर्श काम करते हैं। आइए मिलकर प्रेरित करें। बिहार इसी अभियान का नाम है। पहली बार तो बताना होगा कि तुम क्या थे। जब जान जाओगे क्या थे, जब पूरी ऊर्जा तुम जान गए क्या थे, तो ऊर्जा कहाँ लगानी है इसको बताने के लिए किसी और की आवश्यकता पड़ेगी क्या? कहाँ लगनी चाहिए ऊर्जा? वहां लगनी चाहिए कि समाज को आगे ले जाए, आपस में सहयोग बढ़े। निश्चित है जब संगठन होगा तो शक्ति होगी। आपस में अगर जोड़ तोड़ में लग गए, भाई को भाई से लड़ने में ऊर्जा लगा दिए, किस बात में ऊर्जा लगा दी? कोई व्यक्ति किस जाति का, उस जाति की विशेषता क्या है तो क्या होगा? क्या उस बिहार उसने पूरे विश्व को कभी प्रेरित किया था जहाँ पूरे विश्व से लोग पढ़ने आते थे? वर्तमान में है तो क्या भविष्य में दे पाएंगे? चिंतन कीजिए। और समस्तीपुर से तो विशेष मेरा व्यक्तिगत लगाव इसलिए भी है, जिस पांडव स्थान की मैं बात कर रहा हूँ, किसी ने बचपन में मुझे कभी प्रेरित किया, तब जब मैंने देखा कि लोग ईंटें उखाड़ कर ले जा रहे हैं, सिक्के मिलते हैं उसको ले जा रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, अपने घर बना रहे हैं। जब सभ्यता का सम्मान नहीं होगा तो कहाँ से प्रेरणा जगेगी? और तब जब मैंने देखा उस समय प्रशासन का आदेश आया, पुलिस फोर्स का डिप्रेशन हुआ, तो मेरे मन में भी परिकल्पना जगी, इच्छा जगी कि क्यों न इस सेवा में जाया जाए जहाँ आदेश किया जा सकता है। देखिए उस रूप में मैं आगे बढ़ा तो आज आपको संबोधित कर रहा हूँ। पुलिस पदाधिकारी के रूप में बिहार में आया,
बात हुई बगहा की, जब गए तो लोग बोलते थे मेरी चप्पल है। वर्षों से अपहरण का इतिहास चल रहा था। मैं तो स्वयं इतिहास से प्रेरित हुआ था। पाकिस्तान ने मुझे प्रेरित किया था और बताया था कि हम क्या थे, और जब बात बढ़ी बगहा पहुंचे तो इतिहास से ही मैंने प्रेरित करना प्रारंभ किया। बहुत सारे ऑपरेशन जो पुलिस करती है लेकिन उससे समाधान नहीं निकलता। गन्ना कटा, लाखों की राशि जो डकैतों के जेल में जाती थी, हम लोगों ने सरकार की राशि सरकार के खजाने में जमा की, लेकिन वास्तव परिवर्तन तब आया जब उन डकैतों के परिवार से हम लोगों ने बातचीत शुरू की। कहा जाता था कि भाई यहाँ तो वाल्मीकि के समय से अपराध की परंपरा है, इतिहास है, मिट ही नहीं सकता। तो हमने कहा कि भाई वाल्मीकि को आप स्मरण करते हो तो क्यों करते हो? इसीलिए करते हो ना कि वाल्मीकि कभी रत्नाकर थे और रत्नाकर ही रहे होते तो क्या उनका स्मरण हम करते? कितने रत्नाकर आए होंगे, चले गए होंगे इतिहास में, इनका स्मरण तो क्या कोई अवशेष भी आज नहीं। एक वाल्मीकि का स्मरण यदि हम करते हैं तो क्यों करते हैं? कि उन्होंने अपने जीवन में एक निर्णय लिया, एक परिवर्तन का निर्णय लिया, एक सकारात्मक परिवर्तन का निर्णय लिया, और जब लिया तो उन्होंने रामायण लिख दी। आज पूरा विश्व उसकी पूजा करता है। प्रेरणा का विस्तार हुआ, डकैतों ने आत्मसमर्पण शुरू कर दिया। जो उस परंपरा को बताते थे कि वाल्मीकि के समय से था, उसको जब हम लोगों ने इस रूप में प्रस्तुत किया, वाल्मीकि को क्यों जानते हैं, क्योंकि रत्नाकर थे, उन्होंने परिवर्तन करने का निर्णय लिया, तो तुम्हारा भी अपने भूमि पर दायित्व है, बोझ है कुछ करने का, करो। कुछ परिवर्तन नहीं करोगे तो भूमि ऐसे ही मेरी चप्पल कही जाएगी, परिवर्तित हो गई। आज पर्यटक घूमते रहते हैं उस जंगल में जहाँ कभी पूरे बस के यात्री एक साथ अपहृत कर लिए जाते थे। नए होटल खुल रहे हैं, नए व्यवसाय स्थापित हो रहे हैं। परिवर्तन कैसे आया? इतिहास की प्रेरणा से आया। रोहतास गया, उस समय रोहतास में बड़ी भीषण परिस्थिति थी। दिन तो क्या रात तो क्या दिन में भी पुलिस पेट्रोलिंग में भी दिक्कत होती थी, लगता था मारे न जाए। बड़ी विषम परिस्थिति, मेरा भी सामना हुआ। 3 सितंबर 2008 को यहाँ से गोलियां चली, फिर 10 मिनट तक मुठभेड़ हुआ, जिसको मैंने दिखा भी था जंगल में मुठभेड़। किस प्रकार पहाड़ी पर जहाँ न फोन लगता था, न इंटरनेट की सुविधा थी, न वायरलेस जो पुलिस की आमतौर पर कार्य करती थी, लेकिन वहाँ पर सामना हुआ। प्रयास था कि उस क्षेत्र में उग्रवाद को नष्ट किया जाए। उस क्षेत्र से जहाँ पर प्राचीन रोहतासगढ़ का दुर्ग विद्यमान था, जिस पर आज़ादी के बाद से झंडोत्तोलन नहीं हुआ। 15 अगस्त 26 जनवरी पर काले झंडे फहराए जाते थे। उस क्षेत्र में जब दुर्ग को देखता बड़ी पीड़ा होती, लगता जिस क्षेत्र में प्राचीन काल में ऐसे कीर्तिमान को वहीं के पूर्वज स्थापित कर सकते थे, उस क्षेत्र में इतनी अशांति क्यों है कि आज सामान्य पर्यटक भी जाने में डरता है। पर्यटक तो छोड़ दीजिए, कोई व्यक्ति वहाँ जाने में डरता है। जब इतिहास की बात शुरू हुई तो हम लोगों ने, जो लोग मुख्य रूप से उग्रवादियों से जुड़े थे, वही लोग थे जिनके पूर्वजों ने कभी उसको स्थापित किया। उरांव थे, खरवार थे, चेरो थे, आदिवासी थे जो पहाड़ों पर रहते थे, और यही आदिवासी उग्रवादियों का समर्थन करते थे। उनके मन में जब हमने प्रेरणा विकसित की, महोत्सव मनाना शुरू किया, सोन महोत्सव नाम दिया। अगले सप्ताह में जा रहा हूँ, क्योंकि क्षेत्र का इतिहास बदल चुका है। जहाँ कभी थाने दिन में उड़ जाया करते थे, डीएसपी तक शहीद हो गए थे, आज उस क्षेत्र में बड़ी शांति से रात में तंबू लगाकर महिलाएं भी पर्यटक के रूप में जाके रहती हैं। बात गोली से नहीं बनी, गोली तो चली, लैंडमाइन ब्लास्ट में हमारी गाड़ियां भी नष्ट हुई, बहुत त्याग करना पड़ा। लेकिन परिवर्तन तब आया जब लोग जुड़े, संघर्ष नहीं सहयोग की भावना ने रूप लिया और प्रेरणा जगी उनके ही अपने पूर्वजों से। रोहतास दुर्ग पर 2009 के 26 जनवरी को पहली बार तिरंगा लहराया लोगों के सहयोग से। संभव हो सका अपनी दृष्टि अलग थी, उसी दृष्टि को खोजना होगा जिस दृष्टि ने कभी प्राचीन काल में बिहार को उस रूप में स्थापित किया था। और आज के युवा यदि चाहते हैं, जो हमारी टीम हम लोग विकसित करना चाहते हैं, इसमें मिले, संगठित हो, और हर व्यक्ति को पहले तो बोध कराना होगा। लेकिन केवल बोध करा देने से भी तब तक संभव नहीं होगा जब तक हम उसमें कुछ योगदान नहीं दें, कुछ काम नहीं करें। स्वयं को स्थापित कैसे करेंगे? परिश्रम से करेंगे। जो लोग आगे बढ़ चुके हैं उनको उनका सहयोग करना होगा जो पीछे रह गए हैं। लेट्स इंस्पायर बिहार एक परिकल्पना है ऐसे नेटवर्क को तैयार करने की, जिसमें जो लोग सकारात्मक हैं, जिनके मन में उस प्रकार का भेदभाव मिट चुका हो, जो जाति के बंधनों से मुक्त हैं, जो संप्रदाय के बंधनों से मुक्त हैं, सोचते हैं कि बिहार बनाना चाहते हैं,
तो आइए मिलकर हम प्रेरित करते हैं बिहार बनाएंगे। ऐसे बिहार को बनाएंगे जो पूरे भविष्य में उसी प्रकार स्थापित होगा जैसा कोई तकनीक का होता है। जो बिहार के वासी बाहर चले गए हैं उनसे भी इसमें जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अगले इसी दिसंबर में दिल्ली जाने की भी योजना है, 2 बैठकें हो चुकी है। तो अक्सर ऐसे लोग जो ज़्यादा सक्षम हैं बिहार से बाहर रहते हैं। प्रत्येक जिले में अध्यायों का निर्माण युवाओं के साथ हम करना चाह रहे हैं, हो चुका है, जिसका रूप में समस्तीपुर में इतने लोग दिखे। अचंभित था, धन्यवाद भी देता हूँ हृदय से, प्रफुल्लित था और बड़ा देखकर सुबह से जवाब चला पूरे मार्ग में बड़ी आशा के साथ लोग देख रहे थे। बसरिया चौक से जो प्रारंभ हुआ सिलसिला उसरी घरानी से आया, रास्ते में पूरे समस्तीपुर में लोग जुड़ते गए, यहाँ तक आते आते कारवां से बन चुका है, ऊर्जा बहुत। लेकिन नेक्स्ट इंस्पायर बिहार की पूरी टीम को चिट्टू जी हैं, मंजीत जी हैं, नीरज जी हैं, सात्विक जी हैं, सब लोग मिलकर चिंतन करना ऊर्जा को कैसे केंद्रित किया जाए, कैसे अभियान चलाया जाए, शिक्षा के विकास के लिए क्या किया जाए। बहुत अच्छे कोचिंग संचालक बायोलॉजी क्लासेस से आए हुए हैं, अलग अलग चीज़ों से आए हैं, अभियान चलाना हो। पटना में भी एक अभियान हम लोग चला रहे हैं करीब 50 विद्यालयों में, जो अगले वर्ष बिहार के हर विद्यालय में हम चलाना चाहते हैं। हेरिटेज ओलंपियाड, बिहार की विरासत को जानिए। अभी तक आपने गणित ओलंपियाड सुना होगा, साइंस ओलंपियाड सुना होगा, लेकिन जब मेरी बेटी ने परीक्षा दी उसको बहुत सारे मूल प्रश्न जो बिहार के बारे में, जैसे पूरे सभागार में जब मैंने पूछा कि बिहार का कौन सा जिला है जिसमें सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, तो कोई व्यक्ति जो समस्तीपुर का नहीं बता पाया कि वो समस्तीपुर है। उस वक्त का बोध कराना हो। और साथ साथ जहाँ गणित की ऐसी प्राचीन परंपरा हो जैसे शून्य का रूप लिया, तो हर विद्यालय में गणित विज्ञान इसके अध्ययन के लिए शिक्षकों को भी प्रेरित करना हो, कैसे पढ़ाना चाहिए। जो व्यक्ति आज सफल हुए हैं, IIT से उन्होंने डिग्री की, अच्छे विद्यालयों से पढ़कर स्थापित हुए हैं, उनसे भी इसमें विशेष रूप से अनुरोध होगा अपने जिले के विद्यालयों से जुड़ें। अपने जिले में जब भी आते हैं, छुट्टी पर ही आते हैं, अपने आसपास के विद्यालय के साथ निश्चित रूप से जुड़ें। जो सफल हो चुके हैं, पढ़ाई लिखकर परिश्रम करके सफल हुए हैं, चाहे बाद में IAS बन गए हो, IPS बन गए हो, बड़े उद्यमी बन गए हो, बड़े फैक्ट्री का उन्होंने स्थापना कर डाली हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, अपने क्षेत्र को नहीं भूलें। अपने विद्यालय में जरूर जाए, देखें कि विद्यालय में किस प्रकार के शिक्षक हैं, शिक्षकों से बात करें, क्योंकि यही शिक्षक भविष्य का निर्माण करेंगे। तो बिहार के शिक्षक में तो वह क्षमता है कि एक शिक्षक ने जब ठाना तो पूरे भारत को उसने अखंड भारत का रूप दे दिया। तो अपने गांव को, विद्यार्थियों के भविष्य को संवारने के लिए यदि शिक्षक संकल्प ले, तो जैसे गया जिले के गांव में इतने बच्चे निकल सकते हैं, तो एक योग्य शिक्षक यदि गांव में प्रेरणा देने का कार्य प्रारंभ कर देता है, तो निश्चित ही उज्ज्वल भविष्य का बोधक कोई नहीं हो सकता। आवश्यकता एक अभियान की जो विद्यालयों में संचालित हो, शिक्षकों को जोड़े, विद्यार्थियों को जोड़े और प्रेरित करे, बताए परिश्रम के लिए। इस अभियान के अंतर्गत हेरिटेज ओलंपियाड, गणित ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड इत्यादि आयोजित करने की योजना तो है ही है, साथ में ऐसे शिविर लगाने की योजना भी है जिसमें शिक्षकों को किस प्रकार से अच्छी शिक्षा दिया जाए, इसके लिए भी प्रेरित है। समता के भावों को जागृत करने के लिए जितने भी संगठन काम कर रहे हैं, सात्विक हैं, दीनबंधु फाउंडेशन चलाते हैं, द एलिट फाउंडेशन चलाते हैं रविंदर जी, अलग अलग लोग जुड़े हैं, अलग अलग सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं। इसलिए हम आह्वान कर रहे हैं उन लोगों से जो बिहार के बाहर हैं, अपने जिले के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जानकारी नहीं है, अभाव के जानकारी के अभाव में ऐसे संगठनों का समर्थन नहीं कर पाते हैं। जुड़े, अपने जिलों में जो अच्छा योगदान दे रहे हैं उनसे जुड़े, उनकी क्षमता को बढ़ाएं। होता क्या है, अक्सर जो आदमी समाज के क्षेत्र में आगे बढ़ता है तो हम उसका उपहास बनाते हैं। हमें लगता है कि भाई समाज के क्षेत्र में आगे बढ़ा है, जरूर इसको चुनाव लड़ना होगा, यही बोलते हैं चुनाव लड़ना होगा इसलिए ऐसा कर रहा है। कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से समाज के लिए आगे बढ़ा होगा, ऐसी परिकल्पना तो है ही नहीं। कोई व्यक्ति कह रहा है कि छुट्टी के दिन में जाकर लोगों को प्रेरित करता हूँ, तो आपके मन में तरह तरह की कल्पनाएं जागृत होती है। किसी को तो आगे आना होगा, और जो आगे आते हैं, जो व्यक्ति स्वयं से हटकर समाज में कुछ देना चाहता है, निश्चित ही उसके मन बहुत ही बड़ी भावना जगी है। हर व्यक्ति स्वयं के लिए जीता है, लेकिन समाज के लिए जीने के लिए यदि कोई आगे बढ़ता है तो हर व्यक्ति का यह कर्तव्य होना चाहिए कि उसका साथ दे, सहयोग करे। जिस रूप में कर सके तभी समाज आगे बढ़ेगा। इतिहास पर विकास करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। उसी प्रकार से एक कूप में हम रहेंगे, लेकिन यदि उस ज्योति को हम जागृत करना चाहते हैं जो पूरे विश्व में कभी प्रकाशित होती थी, तो संघर्ष नहीं, सहयोग करना होगा। उद्यमिता की भावना को जागृत करना होगा, बताना होगा कि भाई इसके अंदर पूरी सृष्टि का सामर्थ्य है,
यदि आप सोचें कि भाई किसी तरह पैरवी करके मेडिकल मशीन ले लें, किसी तरह पैरवी करके कहीं नौकरी लग जाए, तो भाई अपने अंदर तो झांको, तुम क्या कर सकते हो। बहुत से बिहार के उद्यमियों ने सिद्ध किया है कि क्या कर सकते थे, बड़े बड़े उद्योग स्थापित कर दिए उसी जिले में। तुम्हें क्या कमी है? यदि बच्चों से जब मैं बात करता हूँ तो कहता हूँ तुम्हें कोई विषय कठिन लगता है, तो सोचो जिस व्यक्ति ने उस विषय पर पुस्तक लिख डाली होगी कौन था? वो तो कोई व्यक्ति ही था, पुस्तक लिख सकता था। तुम्हें क्या कमी है कि उस पुस्तक को पढ़कर उसको अर्जित नहीं कर सकते? चिंतन करो, क्षमता तुम्हारे अंदर है। तो लेट्स इंस्पायर बिहार समस्तीपुर अध्याय को जितने लोग जुड़े हैं इस कार्यक्रम में, आयोजन में, उन लोगों ने अपने पूरे समर्पण के साथ योगदान दिया। विशेष रूप से किट्टू जी, नीरज जी, आमिर अहमद जी, मंजीत जी, सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। जितने शिक्षक यहाँ पर उपस्थित हैं, मेरी मौसी में से एक है, उनसे भी आह्वान करना चाहता हूँ यहाँ से जब जाएं तो विद्यार्थियों के रूप में, विद्यार्थियों के बीच में उनके मध्य इस प्रेरणा का प्रसार करें। जितने और लोग आए हैं उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि यदि जाए तो जो बातें हुई, बातें केवल सभागार तक नहीं है। इस योजना को बड़ा रूप देना है, इस अभियान को बेहद रूप देना, ये रूप देना है हर घर में चर्चा हो, हम क्या थे और हम क्या कर सकते हैं। मिलकर जब करना शुरू कर देंगे तो किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होगी मार्गदर्शन करने के लिए। अपने समाज को हम उस शिखर तक निश्चित ले जाने में सक्षम होंगे जिसको हमने कभी प्राचीन काल में पुस्तकों में पढ़ा है। संभव यदि आज कोई व्यक्ति को लगता है कि समस्या है, तो बिहारी बोलने में ऐसा लोग बोलते हैं, परिवर्तन होने बहुत समय नहीं लगता। 1953 में दक्षिण कोरिया में युद्ध हुआ था। कोरिया की स्थिति बिहार से भी बदतर थी। और इंडेक्सेस की बात करें, साक्षरता दर में उस समय बिहार शायद अग्रणी रहा होगा। अर्थव्यवस्था की बात कर लीजिए तो कोरिया में वो स्थिति थी जिससे बिहार से कहीं अच्छा था। लेकिन आज कोरिया कहाँ और बिहार कहाँ? वो कोरिया जहाँ कभी बिहार से ही चलकर बौद्ध धर्म का प्रभाव फैला, आज भी आधे से अधिक कोरियाई, जब मैं कोरिया गया और मैंने उनको बताया कि मैं बिहार से हूँ जहाँ भगवान बुद्ध बने थे, तो उनके मन में एक अलग सम्मान जगा। पूरे अवशेष मिलते हैं। भारत से चलकर नालंदा की ज्योति ने, विक्रमशिला की ज्योति ने कोरिया को अलौकिक कर दिया। उस कोरिया में जब परिवर्तन का संकल्प जगा, एक व्यक्ति के मन में जगा, तो आज कोरिया एक विकसित राष्ट्र है। भारत को एड देने की स्थिति में है। जिस भारत ने कभी 1953 में मेडिकल एड कोरिया को भेजी थी, परिवर्तन संभव है। परिवर्तन संभव मैंने तो अपने व्यक्तिगत जीवन में देखा, रोहतास को बदलते देखा, पगार को बदलते देखा। उसी संकल्पना को लेकर बात चल रहा हूँ। बिहार के हर युवा से बात करना चाह रहा हूँ। इतिहास में वो प्रेरणा विद्यमान है। अगर समझ गए क्या गलतियाँ हमने की थी, अगर समझ गए कि क्यों हम महान थे, दृष्टि अलग थी, दृष्टि बड़ी थी, तो छोटे छोटे सोच में मत उलझिए, छोटे छोटे खंडों में मत बढ़िए, मिलिए, जागिए, दूसरों को प्रेरित कीजिए। इस सभागार में हर व्यक्ति जो उसने इस सभा में भाग लिया है, अद्भुत क्षमता है। यदि जैसी सभा को मैं संबोधित कर रहा हूँ, आप भी जाते हैं अपने क्षेत्र में ऐसी सभाएं संबोधित करते हैं, लोगों को बताते हैं और कुछ करने का संकल्प लेते हुए लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान से जुड़ते हैं। जुड़ने के अभी माध्यम हमारा गूगल फॉर्म है। गूगल फॉर्म हम लोग सर्कुलेट कर रहे हैं जिसमें आप अपने डेटा भरते हैं ताकि हम भी जान पाएँ कौन लोग जुड़े हैं, कितने पढ़े लोग जुड़े हैं, कितने ऐसे लोग जुड़े हैं जो शिक्षक हैं, उद्यमी हैं, व्यवसायी हैं, और किस प्रकार से जोड़कर इस अभियान को आगे ले जा सकते हैं। 25 दिसंबर को दिल्ली में बिहार एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव, बिहार उद्यमिता कॉन्क्लेव हम लोग आयोजित करने जा रहे हैं, जिसमें बिहार के सफल उद्यमी, उनको बुलाकर किस प्रकार उद्यमिता की भावना को बढ़ाया जाए, किस प्रकार रोजगार की भावना को बढ़ाया जाए, इस पर हम लोग एक सम्मेलन करना चाह रहे हैं। एक पोर्टल हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं जिसमें जो व्यक्ति रोजगार चाहते हो अपने डेटा भर सकें और जो हमारे उद्यमी हैं उनको तलाश होती है लोगों की जो बिहार के हैं और सेवाएं दे सकते हैं, तो स्किल सेट की उनकी आवश्यकता होती है, उसका नेटवर्क हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं। हम शिक्षा के क्षेत्र में चाहते हैं ऐसे लोगों को जोड़ना जो छात्रवृत्ति देने के लिए इच्छुक हो। बहुत लोग हैं, बहुत लोगों से हमारी बात हुई है, जो चाहते हैं कि ऐसे छात्र जो मेधावी हों उनका प्रोत्साहित करें, समर्थन करें। समाज तभी आगे बढ़ता है जब लोग आगे बढ़ते हैं निस्वार्थ भाव से,
एक दूसरे का सहयोग कर कुछ योगदान करते हैं। समाज तब आगे बढ़ता है तो वैशाली में 7,707 गणराजा मिलकर बिना विवाद के विमर्श के आधार पर गणाधिपति का चयन करते हैं। लेकिन उस वैशाली का जिसने मगध के विस्तार में यदि सबसे बड़ा अवरोध था तो वैशाली थी। वैशाली का पतन के हमारे इतिहास में यदि पढ़ेंगे तो हम पाएंगे वैशाली में उस समय अजातशत्रु ने एक मंत्री को भेजा अपने अमात्य को, जिसका नाम था वसाकार। वसाकार जब गए तो उन्होंने देखा वैशाली को, भगवान बुद्ध से भी पूछा, भगवान बुद्ध से भी जब हर प्रश्न से उन्होंने पूछा तो बुद्ध ने कहा क्या वैशाली में नित्य सभाएं होती हैं? उत्तर स्वीकारोत्मक था। क्या वैशाली में नियमित सभाओं में लोग नियमित रूप से आते हैं? क्या नियमित रूप से विचार होता है? क्या वैशाली में महिलाओं का सम्मान होता है? क्या वैशाली में वृद्धों का सम्मान होता है? क्या वैशाली में चैत्यों का सम्मान होता है? जब सभी प्रश्नों के उत्तर स्वीकारोत्मक थे तो बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से कहा, वसाकार ने सुना, तो वैशाली का पतन नहीं होगा, उत्थान नहीं होगा। जब ये बात उन्होंने अजातशत्रु से कही तो अजातशत्रु ने कहा कि उन्होंने तो कहा कि जब ऐसा होगा तब वैशाली का उत्थान होगा, लेकिन यदि ऐसा नहीं हो तो वसाकार ने कहा निश्चित यदि वैशाली में सहयोग की भावना मिट जाए, गणराजाओं में संघर्ष होने लगे, मंत्रिपरिषद में संघर्ष होने लगे, तो निश्चित वैशाली का पतन होगा। तब उन्होंने वसाकार को निष्कासित कर दिया कि षड्यंत्र के रूप में कि वसाकार ने पाटलिपुत्र की सभा में वैशाली की प्रशंसा कर दी थी और वसाकार आए, वैशाली में उनको शरण दिया, वैशाली में 3 वर्ष तक रहे। आपस में ऐसे फूट उन्होंने डाली कि संघर्ष जहाँ नहीं होता था, सहयोग की भावना थी, मिट गई। उस वैशाली का जिसकी क्षमता इतनी थी कि मगध का विस्तार रुका हुआ था, मगध के आगे सबसे बड़ा अवरोधक यदि कोई था तो वैशाली थी, जिसमें वो दृष्टि थी जो वेदांत से चली थी, उस वैशाली का पतन हो गया। कारण यह था आपस में संघर्ष हुआ, सहयोग की भावना नहीं थी। सभी से आह्वान है सहयोग की भावना को बढ़ाएं, अपने घर से प्रारंभ करें, समाज को जोड़ें, जो सक्षम है उनका सहयोग करें जिनको उसकी आवश्यकता है। तो मिलकर जुड़कर जब इस प्रकार की भावना को लेकर हम चलेंगे तो आगे क्या होगा मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। भविष्य निश्चित उज्जवल होगा। सभी को इस सभा में आने के लिए, सम्मिलित होने के लिए, विचारों को सुनने के लिए, जिन वक्ताओं ने विचार व्यक्त किए उनको भी अपनी तरफ से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। सभी को आपके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। अंत में यही कहना चाहता हूँ, जान लो कि बिहार में सभ्यता के सबसे प्राचीन अवशेष कहीं मिले तो समस्तीपुर है। उसको बढ़ा करके और बिहार को प्रेरित करते हैं, तो नया बिहार बनाते हैं जो उस पुरातन काल से कहीं अधिक प्रेरणादायी हो, पूरे विश्व को उस रूप में पूरे भारत को प्रदर्शित करा दे, इसे हम कल्पना करते हैं, कहते हैं भारत ऋषि गुरु। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार सर आपका। कृपया थोड़ी देर बैठ जाएं। अभी सर ने विस्तार से चलिए बाहर आइए, बाहर आइए, बीच में मत घुसिए, बीच में मत घुसिए। बढ़िया भैया, चलिए 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 आगे चलिए, बढ़ते बढ़ते चलिए, आगे बढ़ते आगे बढ़ते चलिए। रास्ता खाली करो ना बाबू, तुम रास्ता खाली करा, खाली खाली फोटो हो गया, फोटो हो गया, निकलिए। हाँ खाली चल आराम से आगे गिर चाहिए।